So guys, in yesterday's session we have discussed the shapes of orbital and values of magnetic quantum number for each subshell and significance of values of magnetic quantum number. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज का मतलब हम लोगों ने कल समझा था। उन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज से हम लोगों को क्या पता चलता है? फॉर अ पर्टिकुलर सबशेल अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, 3 है, 5 है, तो क्या पता चलता है? अप टू डी सबशेल वी हैव डिस्कस्ड, हाँ या ना? अप टू डी सबशेल वी हैव डिस्कस्ड, हाँ या ना? सबको याद है? यस सर। तो अगर सबको याद है तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब थोड़ा डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर थिंग, उसमें से भी एफ सबशेल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एफ सबशेल। तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, फॉर एफ टाइप ऑफ सबशेल ऑफ एनी शेल। अब एल वैल्यू कितनी आती है? फटाफट बोलो। व्हाट शुड बी द एल वैल्यू? 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 कोई बता सकता है? एल वैल्यू क्या होनी चाहिए? कोई बताएगा? कोई बताएगा भी? 3। हाँ, एल वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। तब जाके एफ लेटर यूज करेंगे ना। स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल एफ कब यूज करते हैं? एल वैल्यू 3 हो तो। एंड एल वैल्यू 3 फोर्थ एंड उसके आगे वाली शेल के लिए पाई जाती है। मतलब एल इज इक्वल टू 3 इस टाइप की, यानी कि एफ टाइप की सबशेल कहां पे पॉसिबल है? फोर्थ शेल एंड उसके ऑनवर्ड्स, हाँ या ना? एल इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू थर्ड शेल तक आना पॉसिबल नहीं है। एल इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू कब आती है? जब क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन की वैल्यू 4 और मोर हो, तब जाके एल वैल्यू की फाइनल रेंज यानी कि n-1 यानी कि 3, फाइनल एल वैल्यू 3 कब आ सकती है? फाइनल एल वैल्यू 3 कब आ सकती है? अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 या उससे ज्यादा हो तो ही एल वैल्यू 3 यानी कि एल इज इक्वल टू 3 ये नंबर आ सकता है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ समझ में आ रहा है? देखो, एन वैल्यू अगर 3 होती यानी कि थर्ड शेल, तो 3-1 फाइनल एल वैल्यू कितनी आती? 2 ही आती। एल वैल्यू 3 आने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होना चाहिए? 4 या उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि फोर्थ शेल एंड उसके आगे वाली शेल में ही एल इज इक्वल टू 3 यानी कि एफ सबशेल वाली सबशेल पाई जा सकती है। एल वैल्यू 3 कब आ सकती है? फोर्थ या उसके आगे वाली शेल के लिए ही। तो शेल क्या होनी चाहिए? फोर्थ या उसके आगे की, तब जाके एल इज इक्वल टू 3 यानी कि एफ सबशेल पॉसिबल है। हैव यू गॉट दिस? जो भी मैंने कहा ये करेक्ट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व Yes, करने के sir. लिए इंपॉर्टेंट है। तो एल इज इक्वल टू 3 जब होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ml values for given f subshell कितनी आएंगी? मैक्सिमम ml वैल्यूज कितनी आएंगी? -L to +L इज द रेंज। सो L की जगह पे 3 पुट अप करते हैं, -3 to +3 इस रेंज में हम लोगों को ml वैल्यूज मिलेंगी। सो -3 to +3 इस रेंज में कितने नंबर्स आते हैं? कौन बताएगा? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? हाउ मेनी नंबर्स in this range? 7. फटाफट बोलो, how many numbers are there in this range? 7. Guys, how many numbers are there in this range? 7. कौन से? Therefore ml is equal to -3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2, -1, ml is equal to 0, ml is equal to +1, +2 एंड +3। ये 7 पॉसिबल ml वैल्यूज आ सकती है, आया ना? दैट इज 7 पॉसिबल ml वैल्यूज फॉर f सबशेल ऑफ एनी शेल। किसी भी शेल की f सबशेल के लिए कितनी? 7 पॉसिबल ml वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब क्या लोगे? जैसे डी सबशेल के लिए 5 पॉसिबल ml वैल्यूज आ रही थी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 ही वैल्यूज पॉसिबल है, उससे हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि डी सबशेल 5 टाइप के डी ऑर्बिटल से बनी हुई है।
तो एफ सबशेल के लिए 7 आ रही है ml वैल्यूज, यानी कि एफ सबशेल में ऐसे 7 3 डायमेंशनल रीजन्स है जहां पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस है। 7 3 डायमेंशनल रीजन्स है जहां पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस है। इसका मतलब क्या, कौन बोलेगा? 7 3 डायमेंशनल रीजन्स है एफ सबशेल में, कैसे पता चला? 7 ml वैल्यूज आ गई। 7 तरीके से 7 3 डायमेंशनल रीजन में इलेक्ट्रॉन 7 तरीके से ओरिएंट हो सकता है इस सबशेल में, एफ सबशेल में। कैसे पता चला? 7 वैल्यूज आ गई। तो अब मुझे कौन बताएगा इसका और एक मीनिंग क्या है? फटाफट बोलो, व्हाट डज इट मीन्स? 7 ml वैल्यूज का मतलब है 7 तरीके से घूम सकता है, 7 3D स्पेसेस है कहाँ पे? एफ सबशेल के अंदर। इसका मतलब क्या है? सर 7 टाइप के ऑर्बिटल। हाँ, 7 एफ टाइप के ऑर्बिटल वहां पे है, तो यही लिखना है। देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड करें? इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इन एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन कैन ओरिएंट by 7 possible ways, या 7 orientations possible है, that is 7 3 dimensional regions are there in F subshell where probability of finding electron is maximum, and therefore ऐसा कह सकते हैं सबशेल, कौन सी? एफ सबशेल हैज 7 ऑर्बिटल्स इन इट, या फिर यह सबशेल या यह ऑर्बिटल्स आर ऑफ 7 टाइप, यह ऑर्बिटल्स आर ऑफ 7 टाइप्स, एंड इसीलिए किसी भी शेल की 4th 5th 6th ऑनवर्ड्स 4th ऑनवर्ड्स किसी भी शेल की एफ सबशेल शो करते वक्त या एफ ऑर्बिटल शो करते वक्त कितने बॉक्सेस ड्रॉ करने पड़ेंगे? कितने बॉक्सेस ड्रॉ करने पड़ेंगे इक्विवेलेंट? कितने बॉक्सेस ड्रॉ करने पड़ेंगे गाइस इक्विवेलेंट? कितने बॉक्सेस? हाउ मेनी बॉक्सेस यू हैव टू ड्रॉ? कितने बॉक्सेस यू हैव टू ड्रॉ? हाउ मेनी बॉक्सेस यू हैव टू ड्रॉ? हाउ मेनी बॉक्सेस यू हैव टू ड्रॉ? 7. हाँ, क्यों? एफ ऑर्बिटल्स या एफ सबशेल 7 टाइप की है, मतलब एफ सबशेल में 7 टाइप के एफ ऑर्बिटल होते हैं जो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनर्जी में इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि डीजेनरेट 7 ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन, डीजेनरेट मतलब इक्वल एनर्जी वाले 7 ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन, यानी कि एफ सबशेल। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो एंड जब भी इनमें इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आए एफ सबशेल में या एफ ऑर्बिटल में, आपको 7 इक्विवेलेंट बॉक्सेस ड्रॉ करने पड़ते हैं। हैव यू गाइस गॉट दिस? समझ में आ गया सबको? गाइस गॉट द? यस सर। सबको समझा? ये सबको समझा, हाँ या ना? Yes, sir. तो अब इसका स्क्रीनशॉट कर लो। फटाक से कर लो स्क्रीनशॉट, कर लो स्क्रीनशॉट फटाक से। हो गया? यस सर। सबका हो गया? यस सर। है ना? तो Yes, अब sir. सबको ये समझ में आ गया होगा लॉजिक, ये सबको समझ में आ गया होगा लॉजिक। तो मैंने एक वर्ड यूज किया है, क्या? कि इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हो वो डीजेनरेट होते हैं। कैसे होते हैं? डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब क्या? कौन बताएगा डीजेनरेट का मतलब? कौन बताएगा डीजेनरेट का मतलब? डीजेनरेट का मतलब हैविंग इक्वल एनर्जी। डीजेनरेट का मतलब हैविंग इक्वल एनर्जी। समझ में आ गया? तो डी सबशेल यानी कि कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल का सेट, एफ सबशेल यानी कि कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल का सेट या कॉम्बिनेशन, पी सबशेल यानी कि कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन। फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। पी सबशेल यानी कि कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन?
p सबशेल यानी कि कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन, p के लिए ml वैल्यूज कितनी आ गई, p यानी कि l इज इक्वल टू 1, उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी आ गई। सर 3 होगा। हाँ, तो कौन से तीन p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन है, कौन से तीन p ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन है, p सबशेल यानी कि px py pz, आया ना। कल शेप दिखाए कि नहीं दिखाए, कुछ याद है। यस सर। कल डी के बारे में भी बोला था, डी सबशेल के लिए एल वैल्यू 2 होती है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई, फटाफट 5 बोलो कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई मैग्नेटिक 5 क्वांटम की, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज, 5 कितनी, 5 वैल्यूज आ गई कि नहीं, कुछ भी यस बोल नहीं। सर। तो इसका सर मतलब बोला। क्या, इसका मतलब क्या है, फटाफट बोलो, इसका मतलब क्या है कि डी सबशेल हैज 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स इन इट, उनके नाम भी बताएं, dxy dyz dxz, ये इन प्लेन लोब्स होने वाले डी ऑर्बिटल, एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, जिनके लोब्स क्या है ऑन द एक्सिस है, ऐसे दो अलग डी ऑर्बिटल, टोटल 5 डी ऑर्बिटल, हाँ या ना, करेक्ट और नॉट। यस सर। यस एंड सर। के लिए आपके सामने है, F subshell contains how many degenerate orbitals, या F orbitals are how many types, F orbitals are how 7 many types? 7। 7। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। तो इनको बोला जाता है 7 फोल्ड डीजेनरेट, इनको बोला जाता है 7 फोल्ड डीजेनरेट, डी ऑर्बिटल को बोला जाता है 5 फोल्ड डीजेनरेट, क्यों, 5 डी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, उनका कॉम्बिनेशन, इसीलिए डी ऑर्बिटल्स को बोला जाता है 5 फोल्ड डीजेनरेट। 7 एफ ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगी, ऐसे 7 ऑर्बिटल्स का कॉम्बो, उनको बोला जाता है 7 फोल्ड डीजेनरेट, किनको, एफ ऑर्बिटल्स को। आई बात समझ में, सबको समझ में आया ये, आया ना, सबको समझ में आया ये, आया ना। यस सर। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिफोर डिस्कसिंग व्हाट, बिफोर डिस्कसिंग स्पिन क्वांटम नंबर, उसका तो यूज खाली एक ही है। स्पिन क्वांटम नंबर किस लिए बताया गया, स्पिन क्वांटम नंबर इसलिए बताया गया कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस किसकी, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन की सेटिस्फाई हो सके, तो स्पिन क्वांटम नंबर वाज लेटर ऑन इंट्रोड्यूस्ड। क्यों, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो सिर्फ क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा ना रे, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है ना, आया ना, यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी, ऑर्बिटल मोशन नहीं, ऐसा सर्कुलर मोशन में घूमते घूमते खुद के अराउंड भी घूमता रहेगा ना, जैसा बोरा घूमता है, ऐसा जैसे बोरा घूमता है, जिस तरीके से आप उसको जर्क दो थ्रू दैट रस्सी, बराबर ना, थ्रू रोप, जिस तरीके का जर्क दो उस तरीके से बोरा घूमता है, आया ना। गायरोस्कोपिक टॉप देखा है कि नहीं, यस सर। गाइस आई एम टॉकिंग टू यू, गायरोस्कोपिक टॉप देखा है कि नहीं। यस सर। तो वो जो गायरोस्कोपिक टॉप का घूमना है, या तो क्लॉकवाइज होता है या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज। बराबर। तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चक्कर काटने से पहले, न्यूक्लियस के चक्कर काटते काटते खुद के अराउंड भी घूमता रहेगा ना, जैसे गायरोस्कोपिक टॉप घूमता है घूमता है, खुद के अराउंड भी घूमता है, एंड पूरे गांव के भी चक्कर लगा के आता है, हाँ या ना, अपने जैसा सब्जी लाने गए हैं, दोस्त को भी मिल के आए, हाँ या ना, करता है कि नहीं, यस और नो। अरे बोरा घूमता है तो एक ही जगह पे घूमता रहता है क्या, देखो उसको जर्क दिया तो क्या दिखता है, वो घूमता है खुद के एक्सिस के अराउंड, एंड घूमते घूमते वो क्या करता है, एक सर्कल या राउंड भी कंप्लीट करके आता है, हाँ या ना, घूमता 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 है और एक सर्कल भी कंप्लीट करता है, हाँ या ना, यस और नो। यस सर। उसका खुद के उस कील या क्या उस किले के अराउंड घूमना मतलब क्या है, उसका स्पिन मोशन है, उसका स्पिन मोशन है, एंड उस स्पिन मोशन के साथ साथ वो एक पूरा चक्कर भी काटता है, वो उसकी ऑर्बिटल मोशन है। तो स्पिन मोशन कितनी हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज घूम सकता है, या फिर कैसे घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, हाँ या ना, समझ में आ गया, यस और नो। तो स्पिन मोशन कितनी हो सकती है गाइस, स्पिन मोशन कितनी हो सकती है, 2। कौन सी, आइदर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज भी कितनी आनी चाहिए,
2 हाँ, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए, बस है ना। एक ही ऑर्बिटल में एक क्लॉकवाइज घूमने वाला, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज Yes, घूमने sir. वाला, तो क्या क्लॉकवाइज घूमने वाले की अलग वैल्यू आएगी स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले की अलग आएगी, इसीलिए दो ही वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर की असाइन की गई है। क्लॉकवाइज घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अपवर्ड एरो दिखाया जाता है और कंसिडर किया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंड उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर एस की वैल्यू +½ होती है। एंड एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या स्पिन क्वांटम नंबर एस की वैल्यू -½ डिसाइड की गई है, दैट्स इट। तो स्पिन क्वांटम नंबर इतना बड़ा है नहीं। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? वो तो सिर्फ लिख के देने के बाद तुरंत पता चल जाएगा, इट्स नॉट ए बिग डील। हम लोगों को क्या करना है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता चल गई है, तो हम लोगों को फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल, ऑर्बिटल, उसकी सबशेल को डेसिग्नेट करने के लिए, ऑर्बिटल जिस पर्टिकुलर सबशेल को बिलोंग करता है, उस सबशेल को दिखाने के लिए उस सबशेल के कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल का पता होना जरूरी है। तो हर टाइम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि n वैल्यू 4 वाली शेल का l वैल्यू 3 वाला सबशेल, यस और नो? हम लोग ऐसे नहीं कह सकते ना, n वैल्यू 4 वाली शेल का l वैल्यू 3 वाला सबशेल, मतलब क्या, वैल्यूज मैग्नेटिक क्वांटम एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों की वैल्यूज का प्रोनाउंसिएशन करके क्या हम लोग सब शेल एंड शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे नहीं सकती, क्योंकि वो टेडियस है। हर टाइम कैसा लगता है, देखो मैं कहूंगा 4th शेल यानी कि n वैल्यू 4 वाली शेल का l वैल्यू 3 वाला सब शेल, या n वैल्यू 3 वाली शेल का l वैल्यू 2 वाला सब शेल, या 3rd शेल का f सब शेल, 4th शेल का f सब शेल, या 3rd शेल का d सब शेल। तो वैल्यूज प्रोनाउंस करना अलग है, वैल्यूज प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट है, इसीलिए क्या किया उन्होंने, फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल सबशेल के लिए निकाला। तो ये फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल मतलब क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल तो ये है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल है। फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल मतलब ये पर्टिकुलर एल वैल्यू किस शेल के लिए आई, उस शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इसके इस वैल्यू एल वैल्यू के लेटर के साथ जुड़ जाना। तो क्या है ये चीज मैं बता दूंगा, जस्ट यहां तक समझ में आया कि नहीं बोलो। फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल अब निकालना है, तो यहां तक समझ में आया हो तो मैं बाकी बोल देता हूँ। स्पिन क्वांटम नंबर इजी है, यहां तक तो समझ में आया सबको? यहां तक तो समझ में आया सबको यस सर। गाइस? Yes, यहां तक समझ में आया sir. सबको? देयर इज नो डाउट इन दिस। हर्ष समझ में आया? दिशा, जेनिफर, कौस्तुभ, Yes, कुशल, sir. ओम, Yes, sir. सारंगी, कुछ समझ में आया? गौरव, समर, शामवी, सानिका, संस्कृति, वैभवी, कुछ समझा? दीक्षा कुछ समझा रे? आर्य, आदित्य, अथर कुछ समझा? आई एम आस्किंग एवरीवन, आई होप सबको कुछ ना कुछ समझ में आया है यहां तक तो, ठीक है? ठीक है, रब कर दूं ये। अब हम लोगों को फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल का मतलब समझना है, तो ये रब कर देता हूं, एंड फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल समझते ही अपना काम हो जाएगा। गाइस रब कर दूं क्या, चलेगा? तो Yes, sir. अब जरा ध्यान दो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों आपको समझ में आने वाला है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। आज के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस फॉर्म में आप लिखोगे, उसका इंसाइट आपको आज की लेक्चर में मिलने वाला है। तो देखो, फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल किसके लिए, टू डेसिग्नेट सबशेल ऑफ गिवन शेल, गिवन शेल की सबशेल कंप्लीटली डेसिग्नेट करने के लिए हम लोग क्या डिराइव करने वाले हैं, अब वी आर गोइंग टू डिराइव व्हाट, फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल। तो ये फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल क्या बात है, देखो इसके
पीछे का पहले लॉजिक समझाता हूँ। कंसीडर कौन सी शेल, के शेल। अब मुझे कौन बताएगा के शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 1। करेक्ट है, के शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है ना? यस और नो? Yes. हाँ ये सर। शेल ऑफ द फर्स्ट शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो फर्स्ट शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस है, तो ये वैल्यू 1 ही होती है ना, हाँ या ना? तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या आएगी? 0 to n minus 1 इज द रेंज, यानी कि 0 to 1 minus 1 यानी कि 0, यही एक वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू क्या डिनोट करती है? ओनली वन यल वैल्यू, दैट इज यल इज इक्वल टू 0। क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट्स दैट फर्स्ट शेल और के शेल हैज ओनली वन सब शेल। कौन सी? L इज इक्वल टू 0, यही एक सब शेल है फर्स्ट शेल में। ऐसा इसका मीनिंग हुआ ना, आया ना? एक ही L वैल्यू आ गई, तो एक L वैल्यू आ गई मतलब L वैल्यू का मतलब होता है जितनी L वैल्यूज आएंगी उतनी सब शेल उस पर्टिकुलर शेल के अंदर है। तो L इज इक्वल टू 0 ये अकेली वैल्यू आ गई हम लोगों को फर्स्ट शेल के लिए या के शेल के लिए जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका 1 है, ऐसी फर्स्ट शेल यानी कि के शेल के लिए एक ही L वैल्यू पॉसिबल है। कौन सी? L इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फर्स्ट शेल या के शेल में एक ही सब शेल है, L इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? यस और नो? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. गाइस कुछ समझा? कुछ भी नहीं समझा, सिर्फ बैठे हो। यस सर। अरे कुछ समझा? किसको कुछ समझा? Yes, sir. यही मीनिंग होता है कि नहीं कि एक एल वैल्यू आना, जिस सब शेल के लिए एक एल वैल्यू आई है वो फर्स्ट शेल उसके लिए एक ही एल वैल्यू आई है, एल इज इक्वल टू 0। मतलब इस फर्स्ट शेल में या के शेल में जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, जिसके लिए एक ही एल वैल्यू एल इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ रही है, इसमें एक ही सब शेल है, आया ना? तो देयरफॉर फॉर सब शेल ऑफ फर्स्ट शेल की सब शेल जो है उसके लिए n1 है, l 0 है। therefore it is inconvenient कहूंगा, डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, inconvenient to inform about the shell by using its n and l value, like l is equal to 0 subshell of n is equal to 1 first shell. This is inappropriate to tell. ये इनएप्रोप्रिएट है ना, ऐसा बताना कि L इज इक्वल टू 0 सब शेल, किस शेल की? फर्स्ट शेल की, ऐसा बताना। या फिर L इज इक्वल टू 0 के लिए लेटर यस है तो यस सब शेल ऑफ फर्स्ट शेल, ऐसा बताना थोड़ा इनएप्रोप्रिएट है। देयरफॉर वी नीड फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल फॉर सबशेल। इसीलिए सबशेल का अगर कोई अच्छा सा नाम ही रखा जाए जिस नाम से हम लोगों को शेल के बारे में भी पता चले एंड सबशेल के बारे में एंड उसकी एल वैल्यू के बारे में भी पता चले तो बेटर है। इसलिए हम लोगों को नाम रखना है, यानी कि लेटर ऑफ डेसिग्नेशन या कॉम्बिनेशन करना है कुछ जिससे हम लोगों को शेल की सबशेल के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन मिले, यानी कि वो सबशेल किस शेल की है, यानी कि उस सबशेल के लिए एल वैल्यू भी क्या है एंड उस सबशेल के लिए प्रिंसिपल शेल का क्वांटम नंबर n भी क्या है, दोनों चीजें पता चले। ऐसा सिंबल हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसा बताना
L is equal to 0 subshell of first shell या सबशेल हैविंग n is equal to 1 and L is equal to 0, ऐसा बताना। क्वांटम नंबर का, ये नंबर्स का, डिजिट का यूज करके शेल के बारे में बताना। दिस इज क्वाइट इनएप्रोप्रिएट और टेडियस है, बताना थोड़ा सा विचित्र लगता है। इसीलिए ऐसी जो सबशेल्स होती है डिफरेंट डिफरेंट शेल्स की, उनके लिए सिंबल निकालना अब मैंडेटरी हो गया था। इसलिए उन लोगों ने फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल हर एक सबशेल के लिए डेसिग्नेट करने का फैसला लिया। हैव यू गॉट दिस? समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या करना चाहते हैं हम लोग? समझ में आ गया क्यों करना चाहते हैं? समझ में आ गया? Yes, sir. कुछ समझा गाइस? कुछ समझा कि नहीं गाइस? कुछ समझा? देखो मराठी में बताता हूं मैं आप लोगों को। हे बघा, प्रत्येक वेळेस नाही का सबशेल विषयी सांगताना त्याच्या ज्या शेलची सबशेल आहे त्या शेलचा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर आणि सबशेलची एल व्हॅल्यू सांगून शेल विषयी इन्फॉर्मेशन देणं कसं आहे? विचित्र आहे। बघा, मी असं म्हटलं, अशी सबशेल जिच्यासाठी एन व्हॅल्यू 1 आहे आणि एल व्हॅल्यू 0 आहे, त्या सबशेल विषयी मी इन्फॉर्मेशन देतोय। कसं वाटतं? बरोबर आहे का? किंवा मी असं म्हटलं की सबशेल जिसकी एल वैल्यू 0 है एंड फर्स्ट शेल की ऐसी सबशेल, फर्स्ट शेल की ऐसी सबशेल जिसकी एल वैल्यू 0 है, ये बताना भी विचित्र लगता है ना? तो ऐसा क्या लेबोरियस बड़ा टेडियस रूट यूज करने की जगह पे क्यों ना हम लोग क्या कर ले, कुछ सिंबल ही डिराइव कर ले। किसके लिए? शेल की हर एक सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, जिस सिंबल से हम लोगों को सबशेल की एल वैल्यू के बारे में भी पता चले एंड सबशेल किस शेल को बिलोंग करती है वो भी पता चले। ऐसा कोई सिंबल निकाला तो वो ज्यादा बेटर होगा ना? है या ना? समझ में आ गया? कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है गाइस? आई एम टॉकिंग टू यू। Yes, sir. Why you Yes, are I'm asking you and you are keeping mum. अरे चुप क्यों बैठे भाई? फटाफट बोलो। ये जो भी मैंने बोला है, लिख के दिया, ये तो बेसिक है। क्यों हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल में इंटरेस्टेड है, ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है मैंने। आपल्याला स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल कसरी पाहिजे हे मी तुम्हाला इथं सांगितलंय, ते तरी कळालं का? ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। श्रेयस उपाध्याय, कुछ समझा कि नहीं तुझे? श्रेयस है क्या रे उपाध्याय? देखो सोता ही रहता है, कुछ बात ही नहीं करता। किधर है श्रेयस उपाध्याय? आर यू देयर? श्रेयस, आई एम टॉकिंग टू यू। श्रेयस पादिल, इस श्रेयस उपाध्याय को जगा रे। श्रेयस, उसको जगा। श्रेयस, तेरा आवाज नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, ये रब कर देता हूं, ये रब कर देता हूं। तो अब फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल कैसे डिराइव किया जाता है? एकदम सिंपल प्रोसेस है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। एंड कुछ एग्जांपल लेने के बाद पूरा की पूरा चार्ट ही लगा दूंगा, और पूरा की पूरा चार्ट आपके सामने आने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज? फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल। आपको पता चल जाएगा व्हाई आई एम रिपीटेडली सेइंग दैट कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो, फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल टू designate subshell of any shell is derived by combination of N and L, N and L का कॉम्बिनेशन करके। लेकिन फॉर N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए डिजिट और वैल्यू इज यूज्ड, डिजिट या वैल्यू यूज करते हैं। एंड फॉर L लेटर और स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल, स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल फॉर L वैल्यू
इज यूज्ड। मतलब क्या, n की वैल्यू यूज करना है एंड n की वैल्यू को l वैल्यू के लिए जो लेटर होता है उसके साथ जोड़ना है। कैसे, देखो देखो, फॉर फर्स्ट यानी कि के शेल n इज इक्वल टू 1 एंड पॉसिबल l वैल्यू क्या है, l वैल्यू 0 है, देयरफॉर सब शेल with n वैल्यू 1 एंड l वैल्यू 0, इसके लिए क्या इज, इसको कैसे डेसिग्नेट करेंगे, l वैल्यू 0 मतलब क्या, l वैल्यू 0 मतलब क्या, कौन सा लेटर, l वैल्यू 0 मतलब कौन सा लेटर, which letter we have to use for l value 0, which S. letter we have to use for l value 0, S. S. l वैल्यू 0 मतलब s सबशेल। लेकिन ये l वैल्यू 0 किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, किस शेल के लिए आई है, दिस l इज इक्वल टू 0 वैल्यू वी हैव गॉट फॉर फर्स्ट शेल यानी कि n इज इक्वल टू 1, तो ये 1 नंबर इसके पहले लिख देते हैं, तो n वैल्यू 1 एंड l वैल्यू 0 इस कॉम्बिनेशन का नाम हो गया 1s। हैव यू गॉट दिस, समझ में आ गया, नाम हो गया 1s, समझ में आ गया कुछ, सर सिग्मा होगा क्या फिर एस हाँ से मतलब? क्या क्या क्या, सिग्मा होगा क्या फिर डिनोशन? डिनोशन सिग्मा क्यों होगा, सिग्मा नहीं, डिनोशन मुझे लगा ऐसा मतलब ग्रीक लेटर से होगा इसलिए। क्या क्या क्या, नहीं, मुझे लगा ऐसा कि सर ग्रीक लेटर से स्टार्ट होगा वो डिनोशन। ग्रीक लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, इसके लिए हम लोग यही कॉम्बिनेशन वाला सिंबल यूज करेंगे, ग्रीक लेटर वगैरह हम लोग सिग्मा गामा डेल्टा ये ऐसा मतलब क्या यूज नहीं करेंगे, क्यों, हम लोगों को एल वैल्यू का मतलब इस एस लेटर से समझ में आ गया है, एंड ये एल इज इक्वल टू 0 वैल्यू यानी कि एस सबशेल की एल वैल्यू किसके लिए आई है, फर्स्ट शेल के लिए, तो एन इज इक्वल टू फर्स्ट ये लिखना एस के पहले भी मैंडेटरी है, क्यों, हम लोगों को ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल चाहिए था जो सबशेल की यल वैल्यू एंड वो सबशेल किस शेल को बिलोंग करती है, उस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों पता चले, लेकिन दोनों डिजिट तो यूज नहीं कर सकते थे 1 0, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, हर कोई प्रोनाउंस करता 10 10 10, तो यल वैल्यू की जगह पे यल वैल्यू के लिए जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किए हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर में, यल 0 हो तो 1, यल 1 हो तो यल 1 हो तो पी सबशेल, यल 2 हो तो डी सबशेल, वो सिंबल यल वैल्यू के लिए यानी कि यल वैल्यू के लिए लेटर एंड वो यल वैल्यू जिस शेल के लिए आई उस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उससे पहले लिखने के बाद ये कुछ सिंबल बन गया है। अगर दोनों के लिए डिजिट यूज करते तो इसका कुछ मतलब ही नहीं निकलता और कंफ्यूजन और बढ़ जाता, इसलिए यल वैल्यू के लिए लेटर एंड यल वैल्यू के लिए डिजिट यूज किया, इन दोनों का कॉम्बो हम लोगों को इन दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो पता चल जाता है कि कौन सी सबशेल किस शेल की है या ना, तो इसीलिए ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे एज इट इज, नो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन। हैव यू गॉट दिस, समझ में आ गया, यस सर। समझ में आ गया, क्यों अल्फा बीटा गामा डेल्टा यूज करते, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो बहुत बार यूज हो चुके हैं, किसके लिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये कॉमन सिस्टम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबरिंग के लिए भी कॉमन सिस्टम में अल्फा बीटा गामा डेल्टा, नहीं सर, मैंने सोचा कि एस मतलब सिग्मा, पी मतलब पाई, डी मतलब डेल्टा और क्या क्या फिर क्या क्या, पाई। सिग्मा पाई डेल्टा और पाई मतलब एस पी हाँ डी एफ ओके, का मेरे को ऐसा लगा डिनोशन। नहीं वो वो मतलब क्या क्या शेल या सब शेल डेसिग्नेट करने के लिए सिग्मा मतलब जो ग्रीक नंबर्स है 1 2 3 4 वगैरह, तो उसके लिए इसके लिए वो नोटेशन या ग्रीक नोटेशन हम लोग यूज नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग ऐसा सिंबल निकाला है न्यू जिससे हम लोग को पता चले कि यल वैल्यू क्या है एंड यल वैल्यू जिसके लिए आई है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी क्या है, तो ये स्पेसिफिक सिंबल है इन ऑर्डर टू डेसिग्नेट क्या सबशेल, एंड ये एज इट इज यूज किए जाते हैं केमिस्ट्री में, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल डिराइव करने के लिए सबशेल का क्या करना है, यल वैल्यू जो है उसके लिए लेटर एंड वो यल वैल्यू जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए आई है, मतलब वो यल वैल्यू जिस शेल के लिए आई है उस शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो लेटर से पहले लिखना है, एंड इन दिस वे यू कैन ऑब्टेन फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल, आया ना, अगर मैं दोनों के डिजिट यूज करता तो 1 0 10 नंबर आ जाता, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकलता, कंफ्यूजन और बढ़ जाता, इसलिए उन्होंने यल वैल्यू के लिए लेटर एंड एन वैल्यू के लिए डिजिट यूज करना सोचा है। हैव यू गॉट दिस, समझ में आ गया ये कैसे कैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके
एन के लिए डिजिट एंड यल की वैल्यू के लिए लेटर यूज करके दोनों कंबाइन करके क्या निकालना है, फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल निकालना है। हाँ या ना, सबको समझा? सबको समझा? यस सर। Yes, sir. तो अब जो मैं बोल रहा हूं आगे देखो, शामवी कुछ समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर n वैल्यू 2 है एंड उसके लिए यल वैल्यू 1 वाली सबशेल है, तो यल वैल्यू 1 जिस सबशेल की है ऐसी सबशेल सेकेंड शेल की मुझे डेसिग्नेट करनी है। तो कैसे कैसे डेसिग्नेट करोगे? कैसे डेसिग्नेट करोगे? यल वैल्यू 1 हो तो कौन सा लेटर? टू पी। करेक्ट, पी लेटर। एंड ये यल वैल्यू 1 यानी कि पी सबशेल किसके लिए आई है? सेकेंड शेल के लिए, तो 2p। करेक्ट और नॉट? तो 2p सिंबल से क्या पता चलता है? 2 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, मतलब सेकेंड शेल। p यानी कि l इज इक्वल टू 1 है, तो p सबशेल ऑफ सेकेंड शेल, ऐसा इसका मीनिंग निकलता है। हैव यू गाइस गॉट दिस? समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? हाँ या ना? आई एम आस्किंग एवरीवन, समझ में आ गया सबको? हाँ या ना? Yes, sir. सबको समझा? Yes, sir. Yes, sir. कुशल 3D कैसे है? 3D नहीं 2p है यहाँ पे, ये समझ में आया? नेक्स्ट वाला 3D होगा ना? हाँ, तो बाद में करेंगे ना, ये समझ में आया सबको? तो अब डायरेक्टली चार्ट बना लेते हैं। हर शेल की जितनी भी यल वैल्यूज है यानी कि जितनी भी सबशेल है हर एक का डेसिग्नेशन निकालते हैं। चलो, ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया सबको? यस सर। यस कर सर। लो स्क्रीनशॉट इसका फटाफट, एक चार्ट बनाना है फटाफट। डन सर। हो गया सबका? हो गया स्क्रीनशॉट? आया ना? दीक्षा कुछ समझ में आ रहा है? दीक्षा, दीक्षा, दिशा, शाम्भी, वैभवी, Yes, sir. टीका, Yes, sir. जेनिफर कुछ समझ में आ रहा है? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. आई एम आस्किंग एवरीवन। हर्ष कुछ समझा रे? हर्ष तो बात ही नहीं करता आजकल। यस सर, समझा। ओम, तनय, करण तो नहीं है, किधर गया पता नहीं। तनय, करण को किधर छोड़ा तूने? स्वराज, स्वस्तिक कुछ समझा? शिवतेज, यस सर, समझ गए। सब कुछ समझा क्या रे? गौरव, हाँ सर। होप सो। श्रेयस कुछ समझ में आ रहा है क्या रे? शाम्वी कुछ समझा? संस्कृति कुछ समझा रे? आदित्य, Yes, sir. आदित्य, कौस्तुभ यस किधर है? सर। कौस्तुभ है क्या? तो अब चलो चार्ट कर लो, चार्ट बना लो, फिर उसके ऊपर मंडे को डिस्कशन करेंगे। और जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक टेस्ट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पार्ट भी पढ़ना है। तो क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों के ऊपर अपना टेस्ट होगा। सो डोंट वरी, अभी 5 दिन तो टेस्ट होने की संभावना कम है, देखते हैं कब खत्म होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक कॉलम करता हूं प्रिंसिपल शेल के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल शेल के लिए मैंने एक कॉलम कर दिया, उसकी n वैल्यू के लिए दूसरा कॉलम पॉसिबल यल वैल्यूज। क्या होता है फॉर्मूला? 0 to n-1 एंड फिर यहाँ पे डेसिग्नेशन ऑफ सबशेल का एक अलग कॉलम। देखो, सबसे पहली शेल तो के शेल आपको पता है, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो तो n इज इक्वल टू 0 to n-1। इस फॉर्मूला में n वैल्यू पुट अप करके हम लोगों को खाली एक ही l वैल्यू मिल रही है, 0। तो अब n इज इक्वल टू 0, इस पर्टिकुलर l वैल्यू के लिए लेटर कौन सा यूज करोगे? s। लेकिन ये l इज इक्वल टू 0 वैल्यू किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए आई है? जिस शेल के लिए ये l इज इक्वल टू 0 वैल्यू आई है सब शेल की, जिस शेल के लिए ये l इज इक्वल टू 0 वैल्यू आई है, किसकी? सब शेल की। ये l इज इक्वल टू 0 वैल्यू के लिए s लेटर, लेकिन ये l इज इक्वल टू 0 वैल्यू फर्स्ट शेल के लिए आई है, तो इसके पहले क्या लिख देता हूं? नंबर 1। तो n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0, इस कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया 1s। हैव यू गाइस गॉट दिस? समझ में आ गया?
फर्स्ट शेल की एल इज इक्वल टू 0 सबशेल का डेसिग्नेशन, फर्स्ट शेल की एल इज इक्वल टू 0 सबशेल का डेसिग्नेशन। समझ में आ गया? आया ना? यस सर। यस तो अब मुझे बताओ कि एल शेल है मेरे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। नंतर कारण तुम्ही सेकेंड शेल एल इज इक्वल टू प्रिंसिपल शेल एल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए एल वैल्यूज कितनी आएंगी? वन 1 या 0 to 1? कौन बोला 1? 0 to 1 आएगी, रेंज आएगी, रेंज यानी कि नंबर ऑफ एल वैल्यूज आएंगी। 0 to 1 इस रेंज में कितनी एल वैल्यूज आती है? सिर्फ 1 नहीं आती, फटाफट बोलो 2 होगा। कितनी एल वैल्यूज आती है? एल इज इक्वल टू 0 एंड एल इज इक्वल टू 1। हाउ मेनी एल वैल्यूज? 2 12 वैल्यूज। बराबर, यस और नो? तो ये दोनों एल वैल्यूज किसके लिए आई है? इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए आई है। n इक्वल्स टू 2। हाँ, n इक्वल्स टू 2, तो l इज इक्वल टू 0 के लिए s लेटर यूज करेंगे, लेकिन इसके पहले भी डिजिट 2 ही पुटअप करेंगे, क्योंकि ये l इज इक्वल टू 0 वैल्यू सेकेंड शेल के लिए आई है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 ही इस l इज इक्वल टू 0 के s लेटर के पहले, इस l इज इक्वल टू 0 के s लेटर के पहले 2 लगा देंगे। l इज इक्वल टू 1, ये भी सब शेल सेकेंड शेल के लिए आई है। l इज इक्वल टू 1 के लिए p लेटर हम लोग यूज करते हैं, l इज इक्वल टू 1 सब शेल दिखाने के लिए p लेटर हम लोग यूज करते हैं। तो l इज इक्वल टू 1 यानी कि p सब शेल ये सेकेंड शेल के लिए आई है, तो इसके पहले भी 2 ही लगा देंगे। सो 2s एंड 2p यानी कि l इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू 1, दीज टू सबशेल्स ऑफ सेकेंड शेल आर डेसिग्नेटेड एज 2s एंड 2p। यानी कि सेकेंड शेल में कौन सी दो सबशेल होती है, नाम क्या बोलोगे? 2s एंड 2p। सेकेंड शेल में कौन सी सबशेल्स होती है? 2s एंड 2p। 2s के लिए ये कॉम्बो है, 2p के लिए ये कॉम्बो है। समझ में आया? कुछ समझा? यस सर। यस सर। कुशल कुछ समझा क्या रे? हाँ सर समझा। अब देखो जरा m शेल के बारे में। m शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होता है, तो l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 यानी कि 0 टू 0 to 2। इस रेंज में कितनी वैल्यूज आती है? 0 टू 2 बराबर, दैट इज ये तो फिक्स है n इज इक्वल टू 3। यल वैल्यू 0 भी आ गई, यल वैल्यू 1 भी आ गई, यल वैल्यू 2 भी आ गई। कितनी आ गई? 3 यल वैल्यूज आ गई। यल इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू अब थर्ड शेल के लिए भी आई है, लेकिन थर्ड शेल की यल इज इक्वल टू 0 ये थी सेकेंड शेल की, ये थी फर्स्ट शेल की। तो इसके लिए ये एल इज इक्वल टू 0 जब फर्स्ट शेल की थी तो ये इसके पहले 1 लगा दिया। ये एल इज इक्वल टू 0 सेकेंड शेल की थी तो ये इसके पहले 2 लगा दिया। अब ये एल इज इक्वल टू 0 वैल्यू थर्ड शेल के लिए भी आई है, तो यस इसका डेसिग्नेशन है, लेकिन ये थर्ड शेल की है, तो 3s कहेंगे। इसको कहेंगे एल इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी आई थी सेकेंड शेल के लिए एल इज इक्वल टू 1 यानी कि पी सब शेल, सेकेंड शेल के लिए भी आई थी तो 2 लगा दिया था। अब एल इज इक्वल टू 1 यानी कि पी सब शेल थर्ड के लिए भी आई है, तो इसका क्वांटम नंबर अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो इसके पहले भी 3 लगा दिया। एल इज इक्वल टू 2 के लिए हम लोग एल इज इक्वल टू 2 सब शेल के लिए डी लेटर यूज करते हैं। हाँ, लेकिन ये एल इज इक्वल टू 2 वैल्यू अब थर्ड शेल के लिए एंड ऑनवर्ड्स पॉसिबल होगी। अब यहाँ पे ये थर्ड शेल के लिए आई है तो 3D। अभी गाइस गॉट दिस? समझ में आ गया? इसके लिए कॉम्बो 3 है, इसके लिए कॉम्बो क्या है? n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 0। इसके लिए कॉम्बिनेशन है 3 एंड 1, n वैल्यू है 3 एंड l वैल्यू 1, इसके लिए n वैल्यू 2। अभी गाइस गॉट दिस? समझा सबको? आया ना? सबको समझा? यस सर। एंड यही ऑर्बिटल्स के या सबशेल के नाम आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त यूज करते हो, यही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त यूज करते हो। समझ में आया? कुछ आया ना? कुछ समझ में आया? आया ना? यस सर समझ गए।
अब सर। मुझे ये बोलो, यस Yes, सबशेल वैल्यू 0 है ना, किसी भी यस सबशेल के लिए यल वैल्यू क्या होती है? किसी भी यस सबशेल के लिए, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल रहा है, लेकिन Zero. ना वैल्यू, यल वैल्यू क्या आ रही है? सेम है सर। सेम नहीं है, जीरो बोल भाई मेरे, क्या है? सेम नहीं है, Zero. जीरो बोल, क्या आ रहा है? यल वैल्यू 0। तो यल वैल्यू 0 हो तो आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आएगा? 0 ही आएगा। यल वैल्यू 0 हो तो आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 ही आएगा कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. यस सबशेल के लिए एक ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है, m इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी भी एस सबशेल के लिए एक ही आती है, कौन सी? 0। यानी कि कोई भी एस सबशेल हो वो एक ही टाइप की होगी, यानी कि कोई भी एस ऑर्बिटल हो उसके लिए एक ही स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। हैव यू गॉट दिस? समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया कुछ? Yes, sir. अब पी सबशेल की बात करेंगे। पी सबशेल सेकेंड शेल में होती है, थर्ड में होती है, ऑनवर्ड्स होती है। पी सबशेल के लिए एल इज इक्वल टू 1 है, 2p के लिए भी एल इज इक्वल टू 1 है, थर्ड शेल की पी हो 3p के लिए भी एल इज इक्वल टू 1 है। हाँ या ना? सिर्फ क्या डिफरेंस है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ एल इज सर। फॉर सेकेंड शेल 2p, एल इज इक्वल टू 1 फॉर थर्ड शेल 3p, लेकिन है तो p ना, p मतलब एल इज इक्वल टू 1, p मतलब एल इज इक्वल टू 1। हाँ या ना? Yes, sir. तो एल इज इक्वल टू 1 है तो आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी आएंगी? -l2 प्लस l, यानी कि क्या 3 आएंगी ना, -1 0 प्लस 1। किसी भी पी सबशेल के लिए मैग्नेटिक पी सबशेल यानी कि एल वैल्यू 1, उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज आती है ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो कोई भी पी सबशेल हो, अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 आती है, क्यों? एल वैल्यू 1 ही है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 आएंगी, -1 0 प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी पी सबशेल हो वो 3 ही ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके बनी हुई होगी। कोई भी पी सबशेल हो, चाहे 2p हो 3p हो, उसमें 3 ही पी ऑर्बिटल्स होंगे, px py pz। क्यों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 ही आती है। क्यों? एल वैल्यू तो कॉमन है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदला है। 2p में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, 3p में 3 है, लेकिन है तो p ना, यानी कि एल वैल्यू 1 है। तो 2p हो या 3p हो, एल वैल्यू 1 ही है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज भी 3 आएंगी, एंड किसी भी पी सबशेल के टाइप भी 3 ही होंगे। हाँ या ना? यानी कि पी ऑर्बिटल्स आर ऑफ 3 टाइप, 2p हो 3p हो। पी ऑर्बिटल्स कितने टाइप के? 3 टाइप के, px py pz। क्यों? 3 एम वैल्यूज आ गई। समझा? समझा कुछ? आया ना? आया ना? कुछ समझा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एल वैल्यू कॉमन है ना? आया ना? एल वैल्यू कितनी है? Yes, पी हो sir. तो एल वैल्यू कितनी है? पी हो तो एल वैल्यू कितनी है? 1, 1। तो एल वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी आएंगी? -1 3. 0 1, 3 ही आएंगी। इसका मतलब कोई भी पी सबशेल हो, इट विल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स px py pz। आया ना? समझा? हाँ सर, समझा। यस सर। समझा सबको? आया ना? आई एम आस्किंग एवरी, सबको समझा कि नहीं? Yes, sir. तो अब आप फोर्थ शेल की सबशेल निकाल सकते हो कि नहीं? जैसे थर्ड शेल कंटेन्स 3s 3p 3d, 3 सबशेल्स 3s 3p 3d, आगे इनके ऑर्बिटल्स होंगे 3s 3p 3d, लेकिन फोर्थ शेल के लिए कितने आने चाहिए? Sir, 4. 4s 4s, 4p, 4d, 4P, 4f. 4D, 4f। आया ना? वो निकाल सकते हाँ हो कि सर, नहीं निकाल सकते? यस और नो निकाल गाइस, सकते हैं। पॉसिबल है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. यही चार्ट को आगे एक्सटेंड करो आपके नोट्स में, मैं आपको मंडे को बता दूंगा, लेकिन यही चार्ट आगे एक्सटेंड करो। या एन शेल यानी कि फोर्थ शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 लेके एल की 4 वैल्यू 0 1 2 3 लेके 4s 4p 4d 4f, ऐसा ही चार्ट बनाओ। आएगा सबको? है ना? हाँ सर। सबको आएगा ये? ठीक है, Yes, sir. सबको सबको आएगा ये? तो हम लोग सबको अगर ये आ गया Yes. तो हम लोग ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे मंडे को। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको ठीक से पढ़ो, इसके कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे मंडे को बोल देना, ठीक है? यू आर हैविंग हॉलीडे टुमारो, ठीक है? बाय गाइस। और Sir. बाय सर। ये खत्म होते ही आप लोगों को क्या करना है, जो नए आए हैं वो लोग, उनको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। जो नए आए हैं वो, उनके लिए ये पार्ट खत्म होने के बाद, ठीक है, तब तक वो बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनको क्या एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है? बाय एवरीवन, थैंक यू। और एक बात, मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ रे, कल और आज मैं क्लासरूम पे अवेलेबल नहीं हूँ। हम लोग जो रिवीजन सेशन लेने वाले थे, रुको जरा, हम लोग जो रिवीजन सेशन लेने वाले थे वो हम लोग मंडे को शाम को, मंडे को शाम को एक टाइम
यही अपना 7:30 to 8:15 मंडे एंड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3-4 दिन लेके वो जो रिवीजन सेशन हम लोगों का लैगिंग है, वो जो रिवीजन सेशन हम लोगों को स्टार्ट करना है एग्जैक्ट मोलर मास, वो हम लोग कवर करवा लेंगे 2-4 जो 5-6 लोग जो लोग नए हैं उनके लिए। ठीक है, फर्स्ट लेसन का रिवीजन सेशन चलेगा। कल और परसों मतलब आज और कल मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो आप लोग क्लास पे मत आओ जो आना चाहते थे। मंडे को हम लोग देखते हैं कुछ करते हैं, ठीक है, चलेगा? चलेगा गाइस? सर एक डाउट है हाँ बोल। सर, एफ सबशेल के आगे भी सबशेल्स होते हैं क्या? हाँ होंगे ना, 5th शेल के होंगे ना, 5S 5P 5D, 5th शेल में भी होंगे ना, 5F 5G भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई हम लोगों को मिला नहीं है क्या एटम जिसके इलेक्ट्रॉन अरेंज करने के लिए हम लोगों को 5th शेल के G सबशेल का सहारा लेना पड़े। तो हम लोगों का काम SPDF इन सबशेल्स में चल जाता है या ना? इन सबशेल में हमारा काम चल जाता है, समझ में आ गया? यस सर। तो होते हैं या होंगे, अगर होंगे तो वो कैसे होंगे, इसके बारे में भी हम लोगों ने क्या साइंटिफिकली, क्या कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में कंप्यूटर का यूज करके उसके शेप के बारे में भी हम लोगों ने अजम्पशन कर लिया है। लेकिन ऐसा कोई एटम या मॉलिक्यूल मिला ही नहीं जिसके इलेक्ट्रॉन अरेंज करने के लिए जी सबशेल की जरूरी हो, है या ना? इसलिए जी सबशेल हम लोग व्हाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाइल स्टडीइंग हम लोग जी सबशेल का क्या नहीं करते, यूज नहीं करते। अगर कोई एटम ऐसा मिलेगा तो हम लोगों को करना पड़ेगा, है या ना? समझ में आ गया? कुछ समझा? यस सर। ठीक है, तो आज एंड कल नहीं आना है, बाकी हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। ये पूरा पढ़ो, आज का लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, तो कल के आज के जो भी लेक्चर है क्वांटम नंबर के पढ़ो, कुछ डाउट्स हो वो लिखो, डाउट्स हो अगर ज्यादा डाउट्स हो तो वो लिख के फोटो निकाल के मुझे भेजो, मंडे को हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस, ये रिपीटेडली देखो बिकॉज दिस इज द थिंग यू विल नीड द मोस्ट, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री नहीं होगा, इसके बिना केमिस्ट्री नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना पीरियोडिक टेबल नहीं, पीरियोडिक टेबल के बिना केमिकल बॉन्डिंग नहीं, केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता, पीरियोडिक टेबल नहीं समझता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, केमिस्ट्री नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय गाइस, चलो, थैंक यू, Thank you, sir. Bye, sir. बाय एवरीवन।